हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इस चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आज हम खत्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है यानी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम कवर करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहला टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल जीडीपी के बारे में, यानी नॉमिनल जीडीपी क्या चीज़ होती है, क्या नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक अच्छा टूल माना जाता है या नहीं माना जाता है, इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे रियल जीडीपी क्या चीज़ होती है और रियल जीडीपी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है रियल जीडीपी का। ठीक है, इसके बाद थर्ड टॉपिक हम समझेंगे कि जो नॉमिनल जीडीपी है और जो आपका रियल जीडीपी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस हम समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम समझेंगे वो है कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम इनटू रियल जीडीपी, सॉरी कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, यानी किस तरीके से हम नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, रियल जीडीपी में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से टॉपिक पूछा जाता है जीडीपी डिफ्लेटर से। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे। फिर इसके बाद जीडीपी एंड वेलफेयर, यानी जीडीपी का वेलफेयर के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी किस तरीके से किसी भी देश की जो जीडीपी है वो इंसान यानी जो किसी भी इकोनॉमी में जो लोग रहते हैं उनका वेलफेयर से इसका क्या रिलेशन है उसके बारे में समझेंगे। एंड लास्ट जो है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी की क्या लिमिटेशंस हैं उसके बारे में समझेंगे। तो आइए वन बाई वन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। ठीक है, बहुत प्यार से समझेंगे, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। बस गाइज, आपको क्या करना, मेरी वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक विदाउट स्किप आपको देखना है, स्किप नहीं करना थोड़ा सा भी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं नॉमिनल जीडीपी के बारे में। देखो, इसमें जीडीपी वर्ड आ रहा, लास्ट के 2-3 वीडियो में मैंने आपको बताया कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन वन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं, कहाँ पे बनाए जा रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी पर। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसको बोलते हैं जीडीपी। यही चीज तो मैंने बताया था। तो जीडीपी का मतलब क्या हुआ गाइस, एक साल के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है जो फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी जो 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च को खत्म होता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में या फिर एक अकाउंटिंग ईयर में किसी भी देश में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, कहां पर, डोमेस्टिक टेरिटरी पर, उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसको बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें लिखा हुआ एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइस, यानी जो जीडीपी होती है अगर हम उसे कैलकुलेट करते हैं, उसे एस्टिमेट करते हैं करंट ईयर प्राइस पर। गाइस, ये की पॉइंट है, करंट ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस का मतलब इस साल का जो प्राइस है, अगर उस प्राइस पर हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसे बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी का दूसरा नाम होता है गाइस जीडीपी एट करंट प्राइस। क्या नाम होता है, जीडीपी एट करंट प्राइस। क्यों होता है, क्योंकि हम जीडीपी को यहाँ पे किस प्राइस पर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं करंट प्राइसेस पर। तो इसीलिए नॉमिनल जीडीपी का जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉमिनल जीडीपी का क्या मतलब होता है। अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, आपको मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है। देखो गाइस, अगर हम बात करें जो नॉमिनल जीडीपी है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है P1 × Q1। P1 का मतलब क्या होता है सर, तो P1 का मतलब होता है करंट ईयर का जो प्राइसेस होता है, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं उसका करंट ईयर में क्या प्राइसेस चल रहा है। और Q1 का मतलब होता है एक साल में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनकी जो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको बोलते हैं Q1, यानी क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ एक चीज समझो ध्यान से और वो बात क्या है, जैसे देखो, अगर मान लो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है ये बढ़ रहा है, तो नॉमिनल जीडीपी कैसे बढ़ेगा, तो वो पता है, या तो अगर मान लो देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस है वो बढ़ रहा हो, और दूसरी चीज हमारे देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी है दोनों एक साथ बढ़ रहे हो, यानी दोनों कंपोनेंट एक साथ बढ़ रहे हो, तो इससे क्या होगा, हमारे देश का जो नॉमिनल जीडीपी है वो बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो मैं कोई भी एक ईयर ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2010, और इस साल मान लो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका जो जनरल प्राइस चल रहा देश में वो मान लो 10 रुपया है, और मान लो 2010 में 100 यूनिट प्रोड्यूस किए गए,
100 यूनिट गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए, तो बताओ जीडीपी की वैल्यू कितना आएगी? तो सर 1000 आ जाएगी। ठीक है। अब अगर मान लो मैंने क्या कहा कि जो नॉमिनल जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू P1 इंटू Q1, यानी जो करंट ईयर का प्राइस है इंटू उसको क्वांटिटी, करंट ईयर की क्वांटिटी से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जीडीपी की वैल्यू आती है, यानी नॉमिनल जीडीपी की। तो हम मान लो ये कह रहे हैं कि जो प्राइसेस है ये भी बढ़ रहा है और जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ रही है। जैसे मान लो अगर हम बात करें 2015 की, मान लो 5 साल बाद हम कह रहे हैं कि जो प्राइस है वो 10 से बढ़कर मान लो 15 हो गया। 10 से बढ़कर कितना हो गया? 15। और मान लो जो क्वांटिटी है वो 100 से बढ़कर 200 हो गई, यानी एक साल में 200 यूनिट मान लो प्रोड्यूस किए गए। तो अब बताओ जीडीपी की वैल्यू कितना आएगी? सर 3000 आएगी। कितना आएगी? 3000। तो आप देख लो जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है, यानी जो नॉमिनल जीडीपी है वो बढ़ रही है। भाई 2010 में कितना जीडीपी थी? 1000, और 2015 में कितना हो गई? 3000। तो आप देख पा रहे हो जो जीडीपी की वैल्यू है, यानी जो नॉमिनल जीडीपी है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ, ये जो नॉमिनल जीडीपी का जो फॉर्मूला, अगर इसमें ये दोनों कंपोनेंट यानी प्राइस और क्वांटिटी दोनों अगर बढ़ रहे हैं, कि वैल्यू बढ़ रही है, तो हमेशा क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। या फिर इसमें से कोई एक कंपोनेंट मान लो बढ़े, कोई एक कंपोनेंट, और दूसरा कांस्टेंट रहे। मान लो हम यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हैं Q1 को। Q1 का मतलब जो क्वांटिटी, यानी जो देश में गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइसेस में चेंजेज आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया 2010 का, ठीक है, और मैंने कहा 2010 में मान लो प्राइसेस कितना है? ये मान लो प्राइस है, ये प्राइसेस कितना है? मान लो 10 है, और क्वांटिटी जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं मान लो वो 100 है। ये क्या है? 100 क्वांटिटी। तो जीडीपी कितना आ गई? सर 1000 आ गई। ठीक है। अब मैंने क्या कहा, इस बार जो ये प्राइस क्वांटिटी है ये कांस्टेंट रहेगा। प्राइस क्वांटिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट। सिर्फ चेंजेस किस में आएंगे? प्राइसेस में। जैसे मान लो प्राइसेस बढ़कर 10 से 20 हो गया और क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आए। अभी भी देश में कितने डब्बे बनाए जा रहे हैं या कितने यूनिट बनाए जा रहे हैं? 100 यूनिट। मान लो ये 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब देखो जीडीपी की वैल्यू कितना आएगी? 2000। कितना आ गई? 2000। तो मुझे बताओ जीडीपी की वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सर बढ़ी। पहले 1000 थी, अब कितनी हो गई? 2000 हो गई। जीडीपी की वैल्यू तो बढ़ रही है, यहाँ आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन फिर भी इस जीडीपी का बढ़ना कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते, देखो जीडीपी अगर बढ़ रही है तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित हो रहा है कि जो देश है, हमारा जो देश है उसका ग्रोथ हो रहा है, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है। लेकिन ये क्या यहाँ पे कोई ग्रोथ आपको दिख रही है? आपको ये तो दिख रहा है कि जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भाई प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा है, प्रोडक्शन तो अभी भी कांस्टेंट है। पहले भी कितना हो रहा था? 100 यूनिट का, अभी भी कितना हो रहा है? 100 यूनिट का। बढ़ क्या रहा है? प्राइसेस। पहले 10 रुपए की चीजें मिल रही थी, अब 20 रुपए की हो रही है, यानी देश में तो इन्फ्लेशन आ रहा है, भाई महंगाई बढ़ रही है। ठीक है। लेकिन आपको क्या लग रहा है? यहां देख लो, अगर वैल्यू आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार जीडीपी की वैल्यू तो बढ़ रही है, जबकि अगर आप इसको सही से अगर आप इसको ऑब्जर्व करके देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि अरे यार यहाँ तो इन्फ्लेशन आ रहा है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं। ठीक है। और क्वांटिटी तो बढ़ ही नहीं रही है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा। तो जब अब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो क्या जीडीपी, क्या इकोनॉमी ग्रो करेगी? कभी भी नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या बोलते हैं, इसको मनी इल्यूजन बोलते हैं, मनी इल्यूजन बोलते हैं। ये धोखा होता है बहुत बार। जो हमारे देश का जो मीडिया है वो इसी वैल्यू को दिखाता है, यानी जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो इसी को दिखाता है और इसी से बताता है कि हाँ देखो देश क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है। मेरे भाई वो इस वैल्यू को दिखाते हैं, वो कभी भी ये नहीं बताते कि ये देखो मतलब हमारे देश में क्या हो रहा था, महंगाई बढ़ रही होती है लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ी नहीं हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि वैल्यू बढ़ रही होती है तो इसी को दिखा देते हैं मीडिया वाले और कहते हैं देखो जीडीपी क्या हो रही है, ग्रोथ कर रही है। तो एक तरीके से ये हमारे देश के साथ क्या है, एक छलावा है, एक धोखा है। ये एक अच्छा टूल नहीं माना जाता, यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी है किसी भी देश के लिए ये एक अच्छा टूल नहीं माना जाता। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो नॉमिनल जीडीपी हमारे देश के लिए एक अच्छा टूल नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ओके, आई होप आपने समझ लिया होगा कि नॉमिनल जीडीपी का बढ़ना एक अच्छा टूल नहीं है, एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मेजर नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्राइसेस तो बढ़ रहे होते हैं लेकिन प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बढ़ रहा होता है। और जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ेगा तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, नहीं कर सकती। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा गाइस,
आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नॉमिनल जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है वो P1 इंटू Q1 होता है। P1 का मतलब क्या होता है, करंट ईयर का जो प्राइस है, और Q1 का मतलब होता है करंट ईयर का जो क्वांटिटी है, यानी एक साल में जो क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, Q1 का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, यानी एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनकी जो टोटल क्वांटिटी होती है। और P1 का मतलब होता है प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, यानी उस साल में करंट ईयर प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब समझते हैं कि रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है। देखो गाइस, रियल जीडीपी का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन वन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइसेस। यानी यहाँ पे भी जीडीपी का वही मतलब है जो नॉमिनल जीडीपी का था। भाई एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं, कहाँ पे, डोमेस्टिक टेरिटरी पर, उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी। लेकिन क्या, एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। अगर हम यहाँ पे जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं किस प्राइस पर, बेस ईयर के प्राइस पर। बेस ईयर प्राइस का मतलब होता है कांस्टेंट प्राइस पर, यानी कि प्राइसेस में हम चेंज नहीं लाएंगे इस बार। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। ठीक है, और बेस ईयर प्राइस का मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, बेस ईयर प्राइस का मतलब होता है, यहाँ लिखा ना, बेस ईयर इज द ईयर ऑफ कंपैरिजन, यानी जिस साल से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, इट इज द ईयर व्हेन मैक्रो वेरिएबल लाइक प्रोडक्शन एंड जनरल प्राइस लेवल आर बिलीव्ड टू बी विद इन देयर नॉर्मल रेंज। यानी बेस ईयर प्राइस का मतलब होता है कि ये जो होता है बेस ईयर प्राइस, ये एक मैक्रो वेरिएबल होता है। जिस साल प्रोडक्शन या फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज के जनरल प्राइस लेवल होते हैं वो नॉर्मल रेंज में होते हैं, नॉर्मल रेंज में, तो उस ईयर को हम क्या मान लेते हैं, बेस ईयर प्राइस मान लेते हैं। ठीक है, तो रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, रियल जीडीपी का मतलब होता है जब एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कहां पर, डोमेस्टिक टेरिटरी पर, अगर हम उसको एस्टिमेट करते हैं, यानी उसको कैलकुलेट करते हैं किस प्राइस पर, बेस ईयर के प्राइस पर, तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। ठीक है, इसीलिए बेस ईयर प्राइस का मतलब होता है कांस्टेंट प्राइस, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। यानी यहाँ पे क्या होता है, प्राइस तो कांस्टेंट होता है लेकिन क्वांटिटी बढ़ रही होती है। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट होता है लेकिन क्वांटिटी बढ़ रही होती है। देखो इसका फार्मूला क्या है, देखो इसका फार्मूला होता है रियल जीडीपी का P0 इंटू Q1। P0 इंटू Q1, P0 का मतलब होता है बेस ईयर का प्राइस। बेस ईयर प्राइस का मतलब जिस ईयर से हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं P0। और Q1 का मतलब होता है जो करंट ईयर की जो क्वांटिटी है, यानी करंट ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनकी टोटल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, जब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस ईयर के प्राइस से। अब यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट बात समझो, देखो अगर मान लो रियल जीडीपी बढ़ेगा तो वो कैसे बढ़ेगा, तो वो बढ़ सकता है जैसे मान लो प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं, बेस ईयर के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं, ठीक है, और क्वांटिटी क्या हो रही है, क्वांटिटी क्या हो रही है, वो कांस्टेंट है, तो भी रियल जीडीपी बढ़ेगा। और अगर मान लो ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो जो प्राइसेस है वो कांस्टेंट रहे और बढ़े क्या, आपका Q1 बढ़े। ठीक है, ये एरो गलत यहाँ पे लगा हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या होता है, जो आपका P होता है, P ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, P क्या होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी प्राइसेस में कोई चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो Q1 होता है, यानी जो क्वांटिटी होती है, यानी देश में जो प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो बढ़ रहा होता है। और आप सभी को पता है, अगर आपको जीडीपी ग्रोथ चेक करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट आप क्या देखिए कि हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर किसी भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जीडीपी भी बढ़ेगी, और जब जीडीपी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो ये सबसे बेस्ट टूल होता है रियल जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। देखो मैं इसको भी एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो हम अगर बात करें फिर से 2010 की, मान लो 2010 में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका जो प्राइस है वो मान लो कितना है, वो मान लो है 10 रुपीज़। ठीक है, और देश में जो क्वांटिटी है मान लो वो प्रोड्यूस की जा रही है 100, तो बताओ जीडीपी कितना हुई इस साल की, इस साल की जीडीपी हुई सर 1000। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा, रियल जीडीपी में हमेशा क्या होता है, जैसे मान लो अगर हम 2015 की बात करें, 2015 की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, हम बेस ईयर प्राइस लेते हैं। बेस ईयर प्राइस का मतलब कांस्टेंट प्राइस लेते हैं, यानी यहाँ पे प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। प्राइसेस अभी भी 10 होगा, चेंजेस सिर्फ किस में आएंगे, क्वांटिटी में। मान लो क्वांटिटी अब हो गई 200, ठीक है, तो अब जीडीपी कितना हो जाएगी, तो सर अब हो जाएगी 2000।
तो देख लो पहले जीडीपी कितना थी 1000, अब कितना हो गई 2000। वैल्यू बढ़ रही है, जीडीपी की वैल्यू भी बढ़ रही है। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ देखो प्राइसेस सेम है, पहले भी 10 रुपए की चीजें मिल रही थी, अब भी 10 रुपए की चीजें मिल रही है। बस क्या हो रहा है, जीडीपी की वैल्यू इसलिए बढ़ रही है क्योंकि देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। पहले 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, अब 200 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ये जो है ये जीडीपी क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ तो रही है, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट। यानी यहाँ पे इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन के कोई भी चांसेस नहीं है, यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिल रहा। जबकि नॉमिनल जीडीपी में आपने क्या देखा था कि जो प्राइसेस है इसमें चेंजेस आ रहे थे। यानी प्राइसेस अगर 2010 में 10 थे तो 2015 में 20 हो गए थे। ठीक है, और क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं था, यहाँ भी 100 था, यहाँ भी 100 था। ठीक है, तो जीडीपी की वैल्यू बढ़ तो रही थी, लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था, महंगाई भी बढ़ रही थी। लेकिन रियल जीडीपी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ प्राइसेस क्या होते हैं, हम कौन से प्राइसेस को लेते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस को। ठीक है, और क्वांटिटी में क्या होता है, चेंज होता है। क्वांटिटी में चेंज होने का मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है। देखो पहले 2010 में कितना प्रोडक्शन होता है, 100 यूनिट का, और 2015 में कितना हो गया, 200 यूनिट का। तो जीडीपी की वैल्यू 1000 से कितना हो गई, 2000। तो ये जो जीडीपी है, यहाँ पे जो जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है, ये एक सही टूल होता है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या बढ़ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, तो रियल जीडीपी जो होता है किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक अच्छा टूल, एक बेटर टूल माना जाता है। तो याद रखना, किसी भी इकोनॉमी के लिए जो सबसे अच्छा टूल माना जाता है, ठीक है, वो क्या माना जाता है, रियल जीडीपी की, ना कि नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी हमारे देश के लिए क्या है, खतरनाक होता है, क्योंकि वो एक अच्छा टूल नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें मनी इल्यूजन होता है, उसमें एक धोखा होता है। उसमें जीडीपी की वैल्यू तो बढ़ रही होती है, लेकिन प्राइसेस भी क्या होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, यानी इन्फ्लेशन भी आ रहा होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होती है। तो रियल जीडीपी में हमेशा क्या होगा, प्राइसेस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और क्वांटिटी क्या होगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, और ये एक अच्छा टूल माना जाता है, रियल जीडीपी का बढ़ना एक अच्छा टूल माना जाता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। ओके, आई होप अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखो नीचे लिखा हुआ है, अबव इक्वेशन शोज दैट रियल जीडीपी इंक्रीज ओनली व्हेन Q1 इंक्रीजेस। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, वही बात कह रहा है कि जब सिर्फ Q1 बढ़े, Q1 का मतलब हमारे देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन है, अगर वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, सिंपली बिकॉज P इज कांस्टेंट। लेकिन P जो है, यानी कि जो प्राइसेस है वो कांस्टेंट रहे, मतलब प्राइसेस में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी। और ये किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक रियल सिचुएशन को प्रेजेंट करता है। ठीक है, आइए इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। अब आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा पहले आइए इसका एक एग्जांपल समझते हैं। आपको डेटा से कुछ एग्जांपल समझाते हैं। सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। ठीक है, और अच्छे से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने ईयर ले लिया 2010, 2015, 2020 एंड 2025। ठीक है, इस तरीके से 5-5 साल का गैप मैंने ले लिया। इसके बाद क्वांटिटी मैंने लिया, मान लो 2010 में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाए, 100 यूनिट। ठीक है, इसके बाद 2015 में मान लो थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हो गया, कितने बने, 90। 2020 में मान लो थोड़ा सा प्रोडक्शन और कम हो गया, मान लो ये 80 यूनिट्स बने। और 2025 में मान लो बीच में कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से मान लो प्रोडक्शन और कम हो गए, मान लो 70 यूनिट्स बनाए गए। ठीक है, लेकिन अगर प्राइसेस की बात करें तो देखो 2010 में प्राइसेस कितना था गुड्स एंड सर्विसेज का, 10 रुपीज़। लेकिन 2015 में प्राइसेस बढ़ के कितना हो गया, 15। और 2020 में कितना हो गया, 30। और 2025 में कितना हो गया, 50। ठीक है, अब ये एक सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, 2010, 2015, 2020, 2025 के डेटा मैंने आपके सामने रख दिया। 2010 में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस किए गए थे वो, 2015 में कितनी थी, 2020 में कितनी थी, 2025 में, और हर एक साल का मैंने अलग अलग प्राइसेस भी आपको बता दिया। अब मान लो यहाँ पे मुझे जीडीपी निकालना है हर एक साल की। ठीक है, तो जीडीपी का फार्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है, P इंटू क्यू। P इंटू मतलब प्राइस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, क्वांटिटी से। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देना, जैसे मान लो अगर हम जीडीपी 2010 की कैलकुलेट करें तो जीडीपी इसका फार्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो 2010 में प्राइस कितना था, 10 था, तो देखो हमने 10 रख दिया। और 2010 में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा था वो कितना था, 100। तो 10 इंटू 100 किया तो जीडीपी की वैल्यू कितना आ गई, 1000 आ गई। इसके बाद हम 2015 की अगर जीडीपी निकालें, ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, हम यहाँ जो जीडीपी निकाल रहे हैं, ठीक है, वो करंट ईयर के प्राइसेस को
ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं करंट ईयर की क्वांटिटी से। यानी हम कह रहे हैं यहाँ पे हम कौन सी जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन सी जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो जब हम करंट ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं करंट ईयर की क्वांटिटी से तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। यहाँ देखो ऊपर लिखा है ना, नॉमिनल जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, करंट ईयर प्राइस लेते हैं। तो 2015 का अगर हम जीडीपी निकालें तो 2015 में प्राइस कितना था 15, क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हो रहे थे 90, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1350। इसी तरीके से अगर हम जीडीपी 2020 की निकालें तो 2020 में प्राइस कितना था 30, क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हो रही थी 80, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 2400। ठीक है, इसके बाद 2025 की जीडीपी अगर हम निकालें तो प्राइस कितना था 50 और क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हो रहे थे तो 70। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको, अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि सिर्फ आप इस वैल्यू को देखो, यानी जो लास्ट वाला कॉलम है इस कॉलम को देखो। 2010 में जीडीपी की वैल्यू कितना थी 1000, 2015 में कितनी थी 1350 और 2020 में कितना थी 2400 और 2025 में कितना थी 3500। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपको क्या लग रहा है, आपको ये लगेगा कि देखो यार जीडीपी की वैल्यू तो बढ़ रही है भाई। 2010 में 1000 थी, 2015 में 1350 हो गई, 2020 में 2400 हो गई और 2025 में 3500 हो गई। तो एकदम क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एक चीज़ गौर करो तो प्राइसेस भी तो बढ़ रहे हैं। पहले देखो 2010 में प्राइसेस कितना था 10 था और 2015 में प्राइस कितना था 15 था, 2020 में 30 था, 2025 में 50 था। ठीक है, तो जीडीपी की वैल्यू बढ़ क्यों रही है, इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हर साल, हर 5 साल बाद क्या हो रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रेजेंट करेगा, एक सही इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रेजेंट करेगा, इससे क्या इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो आपका आंसर होगा नो, नहीं सर। क्यों नहीं करेगी भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे दिख तो रहा है कि आपके साथ ये तो चीज़ दिख रही है कि हाँ जीडीपी की वैल्यू हर 5 साल बाद बढ़ रही है, लेकिन ये भी तो देखो कि हर साल क्या हो रहा है, प्राइसेस भी बढ़ रहा है, प्राइसेस भी, यानी देश में इन्फ्लेशन आ रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से हम इसको पता क्या बोलते हैं, मनी इल्यूजन। ठीक है, मनी इल्यूजन। ठीक है, क्यों मनी इल्यूजन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जीडीपी की वैल्यू तो बढ़ रही है, जीडीपी की वैल्यू क्या हो रही है लगातार, यानी कि हर 5 साल में बढ़ रही है, लेकिन प्रोडक्शन तो घट रहा है भाई। देखो 2010 में प्रोडक्शन कितना था 100 यूनिट का, 2015 में घट के कितना हो गया 90, 2020 में कितना हो गया 80 और 2025 में कितना हो गया 70। भाई प्रोडक्शन तो बढ़ ही नहीं रहा, प्रोडक्शन हर 5 साल क्या हो रहा घट रहा, उसके बावजूद आपको क्या दिख रहा है कि जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो इस जीडीपी का कोई मतलब है, जब देश में महंगाई की बढ़ने की वजह से जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही हो, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा है मेरे भाई। किसी भी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ हम तब मानते हैं जब उस देश की जीडीपी की वैल्यू बढ़ती है, और जीडीपी की वैल्यू कैसे बढ़े, जब उस देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि जब तक देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक वो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जीडीपी की वैल्यू तो दिख रही है कि बढ़ रही है, लेकिन मेरे भाई प्रोडक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, भाई देश में प्रोडक्शन घट रहा हो, महंगाई बढ़ रही है, तो क्या देश तरक्की करेगा, कभी नहीं करेगा। इसीलिए इसको मनी इल्यूजन बोला जाता है। और मैंने कहा ना कि बहुत बार मीडिया क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी को ही दिखाता है, स्क्रीन पे जो आपको दिखाया जाता है वो नॉमिनल जीडीपी को ही दिखाया जाता है, यानी वो लोग इस वैल्यू को दिखाते हैं कि देखो 2010 में 1000 थी जीडीपी की वैल्यू, अब 2015 में 1350 हो गई, इसके बाद 2400 हो गई, इसके बाद 3500 हो गई, तो देश तरक्की कर रहा है। भाई ये चीजें दिखा करके एक तरीके से हमें धोखा दिया जा रहा है, हमारे देश की जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। तो जो रियल जीडीपी होता है वो किसी भी देश के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा टूल नहीं माना जाता। ठीक है, तो याद रखना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नॉमिनल जीडीपी हमें हमेशा क्या होता है, जो करंट जो प्राइसेज होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन प्राइसेस चेंज होने का मतलब प्राइसेस लगातार बढ़ रहे होते हैं, और क्वांटिटी क्या होती है गुड्स एंड सर्विसेज की वो घट रही होती है। ठीक है, अब क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहा होता है इस वजह से आपको वैल्यू क्या दिखेगी, जीडीपी की वैल्यू बढ़ती हुई तो नजर आएगी। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगेगा इसमें कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना वो नहीं बढ़ रहे हैं, उनके प्रोडक्शन लगातार घट रहे हैं। तो इसीलिए ये किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा टूल नहीं माना जाता, याद रखना। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको हम देखो दूसरे नाम से क्यों जानते हैं, नॉमिनल जीडीपी एट करेंट प्राइस। भाई जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी एट करेंट प्राइस। क्यों, क्योंकि हम इसमें हर साल कौन सा प्राइस ले रहे हैं, करंट ईयर का प्राइस ले रहे हैं।
ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस बोलते हैं। आइए इसके बाद दूसरा एग्जांपल समझते हैं, आपका रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जो बिल्कुल रियल होता है। अब यहाँ भी देखो मैंने वही लिया, ईयर लिया 2010, 2015, 2020 एंड 2025। क्वांटिटी भी मैंने वही ली सेम 100, 90, 80, 70। लेकिन हाँ, रियल जीडीपी में क्या होता है, क्योंकि हम जीडीपी को यहाँ कैलकुलेट करते हैं किस पे, बेस ईयर प्राइस पे, और बेस ईयर प्राइस का मतलब होता है प्राइस का कांस्टेंट होना। ठीक है, तो देखो मान लो, अच्छा बेस ईयर प्राइस का मैंने बताया था मतलब होता है जिस ईयर से हम कंपैरिजन करते हैं। तो मान लो अगर हम 2010 से कंपैरिजन कर रहे हैं तो 2010 का जो प्राइस है यानी कि 10 रुपया, इसको बेस ईयर प्राइस मान लेंगे। बाकी 2015 में 15 था, 2020 में 30 था, 50 था, इससे हमको नहीं मतलब। हम अगर रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम कांस्टेंट प्राइस यानी कि बेस ईयर प्राइस लेते हैं, और बेस ईयर प्राइस का मतलब होता है जिस ईयर से हम कंपैरिजन करते हैं। तो मान लो हम यहाँ पे जो कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो 2010 के प्राइस से करने जा रहे हैं। तो 2010 का प्राइस क्या है, 10 रुपीज, तो इसको हम क्या मानेंगे, बेस ईयर का प्राइस। अब इस प्राइस को लेकर के अगर हम जीडीपी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो जो वैल्यू आएगी उसको रियल जीडीपी बोला जाएगा। जैसे देखो अगर हम जीडीपी निकालें 2010 की, तो प्राइसेस हमने क्या माना है, बेस ईयर का 10 रुपीज, और क्वांटिटी कितना थी 100, तो जीडीपी की वैल्यू कितना आ गई 1000। 2015 की बात करें तो प्राइसेस अभी भी कितना लेंगे, 10 रुपीज, क्योंकि हम बेस ईयर का प्राइस यानी कि कांस्टेंट प्राइस लेकर के चलते हैं। और क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हो रही थी, 990, तो 900 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2020 में प्राइस कितना था 10 और क्वांटिटी 80, तो 800। फिर इसके बाद 2025 में प्राइस कितना था 10 और क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हो रहे थे 70, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 700। ठीक है, अब जरा इस वैल्यू को देख करके बताओ, ठीक है, कि क्या जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है, नहीं सर घट रही है। देखो पहले कितना थी 1000, फिर 900, फिर 800, फिर 700। ये एक रियल डेटा आपको प्रेजेंट कर रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हम प्राइसेस क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, और जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन हो रहे थे वो भी हम वही ले रहे हैं जो हमने पहले लिए थे। तो यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है कि देश में जो है देश की जो जीडीपी है वो लगातार घट रही है। अब यहाँ लगातार घट रही है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि देश में जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज के, वो भी क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, जब देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ही कम होगा तो क्या जीडीपी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। तो जीडीपी की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक क्या होगी, कम होगी। और ये बिल्कुल रियल डेटा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम प्राइसेस को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, यानी कि बेस ईयर का प्राइस ले रहे हैं, और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, वो जो हमने पहले लिए थे वो भी अभी ले रहे हैं। तो ये एक रियल डेटा आपको प्रेजेंट करता है। ठीक है, इससे क्लियरली पता चल रहा है कि हाँ यार, देश में जो है ना वो जीडीपी बढ़ नहीं रही है, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, देश में प्रोडक्शन घट रहा है। ठीक है, और ये जो रियल जीडीपी है, अगर हम पूछें क्या ये किसी भी देश के लिए एक अच्छा टूल माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करने के लिए, तो बिल्कुल माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम जो है जो प्राइस ले रहे हैं वो कांस्टेंट प्राइस ले रहे हैं, प्राइस यहाँ पे बढ़ नहीं रहे हैं, प्राइस सेम है। ठीक है, क्वांटिटी हम वही ले रहे हैं जो हमने पहले लिया था। तो इससे पता क्या लग रहा है कि यार हर साल जीडीपी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। और ये एक अच्छा टूल होता है किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करने के लिए। ठीक है, इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा भी है, एक सेकंड में आपको दिखाऊं, देखो एक सेकंड, यहाँ पे देखो लिखा है बेटर इंडेक्स टू शो द वेलफेयर ऑफ एन इकोनॉमी। ये एक बेटर इंडेक्स को प्रेजेंट करता है। ठीक है, कि इकोनॉमी में वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जाहिर सी बात है, अगर जीडीपी की वैल्यू घट रही है तो उस देश में जो लोग हैं उनका वेलफेयर अच्छे से नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, और ये किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करने के लिए सबसे अच्छा टूल माना जाता है, क्या, रियल जीडीपी। ठीक है, अच्छा रियल जीडीपी का जो दूसरा नाम था रियल जीडीपी एज कांस्टेंट प्राइस, वो क्यों था, क्योंकि यहाँ पे हम हर साल जो प्राइस लेते हैं वो कांस्टेंट प्राइस लेते हैं, यानी चेंजेस किस में आते हैं, सिर्फ क्वांटिटी में आते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आता। तो रियल जीडीपी एक अच्छा टूल माना जाता है किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करने के लिए। आइए अब इसका डिफरेंस समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। ठीक है, और आप समझे भी होंगे अच्छे से कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है, और दोनों में अंतर क्या है वो समझते हैं। अब वन बाय वन देखो, अगर हम मीनिंग के बेसिस पे देखें तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है इट रिफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ कंट्री मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस। यानी जब हम जीडीपी को मेजर करते हैं करंट ईयर के प्राइसेस पर, तो जो वैल्यू निकल के आती है उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस, या फिर नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें
रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी का मतलब होता है एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, हमारे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं कहाँ पे, डोमेस्टिक टेरिटरी पर, उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है, उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है, उसको जीडीपी बोलते हैं। और अगर उस जीडीपी को हम कांस्टेंट ईयर के प्राइस पर, सॉरी बेस ईयर का मतलब होता है कांस्टेंट ईयर के प्राइस पर, यानी प्राइस को कांस्टेंट मानकर अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कौन सा टूल जो है वो अच्छा होता है किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करने के लिए। तो देखो रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में लिखा इट इज नॉट अ गुड टूल फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो नॉमिनल जो जीडीपी होता है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा टूल नहीं माना जाता इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करने के लिए। लेकिन वही बात करें रियल जीडीपी की, तो इसमें लिखा हुआ है इट इज अ बेटर टूल फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो रियल जीडीपी होता है वो क्योंकि रियल डेटा को प्रेजेंट करता है, ठीक है, इसलिए वो एक अच्छा टूल माना जाता है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करने के लिए किसी भी इकोनॉमी में। तीसरा है काज ऑफ चेंजेस, मतलब किसके कारण जीडीपी की वैल्यू में चेंजेस आता है। देखो यहाँ पे लिखा इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ, ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा है कि जो नॉमिनल जीडीपी है उसके बढ़ने का रीजन दो हो सकता है, क्या, एक तो प्राइसेस में चेंज हो और दूसरा क्या होता है, क्वांटिटी, दोनों में चेंजेस होने की वजह से नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही होती है, यानी प्राइसेस भी बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन बढ़ेंगे तो भी क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, या फिर दोनों में से कोई एक कंपोनेंट बढ़े, क्या, जैसे मान लो प्राइसेस बढ़े लेकिन क्वांटिटी कांस्टेंट रहे तो भी क्या होगा, जो नॉमिनल जीडीपी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन वो एक अच्छे टूल को प्रेजेंट नहीं करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करने के लिए। हाँ, अगर बात करें रियल जीडीपी की तो कह रहा है इट इज अफेक्टेड बाई चेंज इन क्वांटिटी ओनली, इसमें प्राइस मैंने बताया ना कि कांस्टेंट रहता है, इसमें सिर्फ क्या चेंज होता है, क्वांटिटी, यानी देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं ना उसमें परिवर्तन आता है, उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो और ये एक अच्छा टूल भी माना जाता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ को चेक करने के लिए। इसके बाद अगर हम इसके अदर नेम की बात करें तो जो नॉमिनल जीडीपी है उसका दूसरा नाम क्या होता है, जीडीपी एट करंट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे हम जीडीपी को किस प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, करंट ईयर की प्राइस पर। हाँ, अगर रियल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी का जो दूसरा नाम है वो है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। क्यों, क्योंकि रियल जीडीपी में जो हम प्राइस लेते हैं वो कांस्टेंट प्राइस लेते हैं, यानी हर साल का जो प्राइस होता है वो सेम होता है। फार्मूले की अगर बात करें तो इसमें फार्मूला होता है P1 इंटू Q1, P1 का मतलब होता है करंट ईयर का प्राइस और Q1 का मतलब होता है करंट ईयर की क्वांटिटी, ठीक है। और अगर रियल जीडीपी की बात करें तो इसका मतलब होता है, इसका फार्मूला होता है P0 इंटू P1, P0 का मतलब होता है कांस्टेंट प्राइस यानी कि बेस प्राइस इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, यानी करंट ईयर की प्राइसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस ईयर प्राइस से यानी कि कांस्टेंट प्राइस से, तो हमारा रियल जीडीपी निकल के आता है, ठीक है। आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ रियल जीडीपी, यानी रियल जीडीपी का क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में समझते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ, एक सेकेंड, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, व्हेन द रियल जीडीपी इंक्रीजेस देयर इज एन इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। देखो रियल जीडीपी कब बढ़ेगा, रियल जीडीपी कब बढ़ेगा, जब देश में गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे, इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है किसी भी देश में रियल जीडीपी कब बढ़ता है, जब देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी क्या हो, बढ़े, तब रियल जीडीपी बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट है हायर द लेवल ऑफ रियल जीडीपी, यानी अगर रियल जीडीपी ज्यादा होगा, ग्रेटर शुड बी द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, तो उस देश के जो रेजिडेंट होंगे उनके पास गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी, यानी उनके पास गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इम्प्लाइंग दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड इम्प्रूव, भाई जाहिर सी बात है अगर किसी भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जीडीपी ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो लोग होंगे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द इंडेक्स ऑफ रियल जीडीपी ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स अ चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट व्हाइल द इंडेक्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी मे आर मे नॉट। वही बात बोल रहा है कि जो रियल जीडीपी होता है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ रियल जीडीपी जो होता है ये हमेशा क्या रिफ्लेक्ट करता है, जो लेवल ऑफ आउटपुट होता है इनके चेंजेस को और सही रिप्रेजेंट करता है। और सही मैंने बताया ना, किसी भी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ को अगर चेक करना तो उसके लिए सबसे अच्छा टूल क्या है, रियल जीडीपी। लेकिन कह रहा इंडेक्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी मे और मे नॉट, यानी जो नॉमिनल जीडीपी है वो किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक अच्छा टूल साबित हो भी सकता है और नहीं भी, जनरली नहीं ही होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो यही बात बोल रहा है। फिर आगे लिखा हुआ है
विच इज वाई रियल जीडीपी इज कंसिडर एज अ बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देन द नॉमिनल जीडीपी। वही बात जो मैंने बताया कि जो रियल जीडीपी होता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए उसकी ग्रोथ को चेक करने के लिए बेटर इंडेक्स माना जाता है एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। ओके, आइए इसके बाद समझते हैं कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। ठीक है, देखो रियल जीडीपी कह लो या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कह लो, बात एक ही है। इसका फार्मूला होता है जीडीपी एट करंट प्राइस, और जीडीपी एट करंट प्राइस का मतलब होता है डियर नॉमिनल जीडीपी। देखो यहाँ लिखा ना, जीडीपी एट करंट प्राइस कह लो या नॉमिनल जीडीपी कह लो, बात एक ही है। फिर अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। ठीक है, तो यहाँ भी देखो लिखा प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इनटू बेस इनटू 100। 100 का मतलब होता है प्राइसेस ऑफ इंडेक्स ऑफ बेस ईयर। ठीक है, और बेस ईयर का जो प्राइस होता है वो हमेशा 100 ही लिया जाता है। सर क्यों, अब ये मत पूछना, क्योंकि ये लिया जाता है 100 लिया जाता है। ठीक है, तो बेस ईयर का जो प्राइस है वो हमेशा 100 लिया जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारा मेन फार्मूला होता है रियल जीडीपी का या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का, वो होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इनटू प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, यानी कि 100 जो कि हमेशा लिया जाता है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लो यहाँ करा कि फाइंड रियल जीडीपी इफ रियल जीडीपी 240 एंड प्राइस इंडेक्स 120, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो देखो रियल जीडीपी का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इनटू 100। तो देखो क्वेश्चन में जो आपका रियल जीडीपी दिया था वो कितना दिया था 240, वो रख लिए। नॉमिनल जीडीपी दिया था 120, उसको रख लिया अपॉन 120 और इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 288, यानी 288, ये आपका नॉमिनल जीडीपी होगा। ठीक है, ये तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमने कर लिया, आगे की वीडियो में हम ढेर सारे न्यूमेरिकल इसके करेंगे, डोंट वरी। आइए इसके बाद समझते हैं जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। देखो जीडीपी डिफ्लेटर या इसका दूसरा नाम होता है प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो सबसे पहले बात तो डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है। डिफ्लेटर का मतलब होता है जब किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा हो, ठीक है, तो उस इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कह रहा कि द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस का मतलब क्या होता है नॉमिनल जीडीपी, एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मतलब रियल जीडीपी। तो ये एक रेशियो होता है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, एक रेशियो होता है, एक रेशियो होता है जो दो वेरिएबल्स के बीच में बताता है क्या, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, अब इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, वो क्या ध्यान से समझो। इसमें लिखा हुआ कह रहा एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय बोथ, यानी नॉमिनल जीडीपी वो दोनों चीज़ों से अफेक्टेड होती हैं। दो चीज़ें क्या, एक तो चेंज इन प्राइसेस एंड फिजिकल आउटपुट, यानी कि क्वांटिटी क्यू, यानी पी और क्यू दोनों से क्या होती है, अफेक्ट होती है। ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो रियल जीडीपी है इज अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल आउटपुट ओनली, यानी रियल जीडीपी में आपने देखा पी हमेशा क्या होता था, कांस्टेंट होता था, यानी वहां पे जो चेंजेस आते थे वो किस में आते थे, फिजिकल आउटपुट यानी क्यू में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस, अगर हम चाहते हैं कि प्राइस चेंजेस को एलिमिनेट करें, एंड टू डिटरमाइन द रियल चेंज इन फिजिकल आउटपुट, यानी अगर हम ये चेक करना चाहें कि जो आउटपुट है, जो हमारा फिजिकल आउटपुट है उसमें क्या रियल चेंजेस आए हैं, तो वी कैन यूज जीडीपी डिफ्लेटर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से मैं समझा रहा हूँ। देखो इसमें साफ साफ ये बोला जा रहा है कि जो नॉमिनल जीडीपी होता है ये दोनों कंपोनेंट से अफेक्ट होता है, यानी कि पी से और क्यू से, प्राइस से भी और क्वांटिटी से भी। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें रियल जीडीपी, तो वो अफेक्ट होता है सिर्फ किससे, फिजिकल आउटपुट से, यानी कि प्राइस से उसका कोई अफेक्शन नहीं होता, प्राइस तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को इफेक्ट को खत्म करना हो, करा ना, टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस एंड टू डिटरमाइन द रियल चेंजेस इन फिजिकल आउटपुट, यानी अगर आपको ये चेक करना है कि जो हमारे फिजिकल आउटपुट है उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, रियल में क्या चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज सकते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, करा जीडीपी डिफ्लेटर मेजर द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप जीडीपी, यानी जीडीपी डिफ्लेटर आपको एक एवरेज प्राइस बताता है, ठीक है, कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है, उसका एक एवरेज प्राइस बताता है।
ठीक है। जबकि अगर हम नॉमिनल जीडीपी ले तो वो कोई एवरेज प्राइस नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। उसी तरीके से रियल जीडीपी में आप भी आपको वेरिएशन दिखना हो, लेकिन अगर इन दोनों यानी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी इन दोनों में सबसे अच्छा क्या है, ठीक है, सबसे अच्छा प्राइस लेवल क्या होगा, उनका एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब होता है जो लगभग सही होता है, आसपास होता है। तो उसके लिए हम कौन सा टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दोनों के गैप को, या फिर यूं कहें कि जो फिजिकल आउटपुट में रियल फिजिकल जो आउटपुट होता है, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज में जो चेंजेस होते हैं उनमें क्या रियल में चेंजेस आ रहा है, उसको अगर रियल में आपको चेक करना तो उसके लिए हम कौन सा टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। फिर से एक बार समझा रहा हूं, देखो अगर आप नॉमिनल जीडीपी से चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो कितना चेंज आया प्राइस में या कितना चेंज आया क्वांटिटी में, तो वो एक अच्छा टूल नहीं है उसमें, क्योंकि वेरिएशन आता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसमें अगर देखो जीडीपी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो उसमें जीडीपी की वैल्यू आपको ज़्यादा तो दिखेगी, लेकिन दूसरी तरफ क्या दिखेगा, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम नॉमिनल रियल जीडीपी की बात करें तो इसमें सिर्फ एक वजह से अफेक्शन आता है, इसमें प्राइस चेंज कांस्टेंट होता है और जो आउटपुट है वो बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो अगर दोनों को बैलेंस में करना है, मतलब आपको एक एवरेज प्राइस, सही प्राइस, एक एवरेज प्राइस निकालना है, तो सबसे बेस्ट है कि आप क्या चेक करिए, क्या कौन सा टूल इस्तेमाल करिए, जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, वो एक एवरेज लेवल बताता है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज देश में बनाए जाते हैं उनके बीच का, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए इसे कहा जाता है द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करेंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी ये दो कंपोनेंट, यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी है, जो रियल जीडीपी है, उन दोनों के बीच का रेशियो को प्रेजेंट करता है, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर का देखो फॉर्मूला होता है क्या, जीडीपी एट करेंट प्राइस, क्योंकि ये रेशियो होता है दो चीजों का, किसका किसका, जीडीपी एट करेंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। यानी जीडीपी डिफ्लेटर का यानी कि प्राइस इंडेक्स का अगर जो मेन फॉर्मूला है उसकी बात करें तो नॉमिनल जीडीपी, देखो नॉमिनल जीडीपी क्यों, क्योंकि यहाँ देखो लिखा ना जीडीपी एट करेंट प्राइस, तो उसी को तो बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। और नीचे लिखा था जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जिसको रियल जीडीपी बोला जाता है, इनटू प्राइस ऑफ इंडेक्स ईयर, जो कि हमेशा 100 होता है। तो ये फार्मूला होता है और इस फार्मूले से हम अगली वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे, डोंट वरी। आइए इसके बाद समझते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर, यानी किस तरीके से जो जीडीपी है, हमारे देश का जो जीडीपी होता है, वो किस तरीके से वेलफेयर का काम करता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि जो जीडीपी का है, जो जीडीपी होता है किसी भी देश का, ये किस तरीके से वहाँ के लोगों के साथ वेलफेयर का काम करता है, यानी वहाँ के जो लोग होते हैं उनके कल्याण की बात करता है, ठीक है, या उनके कल्याण से, उनके वेलफेयर से किस तरीके से जुड़ा होता है वो समझते हैं। देखो सबसे पहली बात यहाँ लिखा कि जो रियल जीडीपी है इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी जो रियल जीडीपी होता है या किसी जो रियल जीडीपी होता है, ये किसी भी देश के जो लोग होते हैं उनके लिए वेलफेयर का काम करता है, एक अच्छा इंडेक्स माना जाता है, एक अच्छा टूल माना जाता है, ठीक है। अच्छा, वेलफेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा वेलफेयर मीन्स सेंस ऑफ मटेरियल वेल बीइंग अमंग द पीपल, यानी वेलफेयर का मतलब होता है कि जो देश के लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज अवेल हो रही हैं, ठीक है, यानी उनकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो आराम से फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि हाँ, वहाँ के देश के जो लोग हैं उनका वेलफेयर बहुत अच्छे से हो रहा है, मतलब उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, जीडीपी की वजह से होता है। अगर किसी देश का जो रियल जीडीपी है वो अगर अच्छा है तो वहाँ के रहने वालों के जो लोग हैं उनको प्रॉपर चीज़ें आराम से, प्रॉपर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अवेल हो पाएंगी। जब उनको प्रॉपर गुड्स एंड सर्विसेज आराम से अवेल हो जाएंगी तो उनका जो रहने सहने का जो स्तर है वो भी ठीक ठाक रहेगा, यही कहने का मतलब है। थर्ड पॉइंट है वेलफेयर ऑफ पीपल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। वही बात है कि अगर किसी भी देश का जो रियल जीडीपी है वो अगर अच्छा होगा तो पर पर्सन वहाँ जो अवेलेबिलिटी होगी गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी बहुत अच्छी होगी, यानी हर एक इंसान को सारी चीज़ें बहुत आसानी से अवेल हो जाएंगी। यानी जो गरीब लोग हैं उनकी जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं वो आराम से उनको मिल जाएंगी, जो अमीर लोग हैं उनको जो लग्जरी वाली चीज़ें हैं वो भी उनको आराम से मिल जाएगी, मतलब सबका कल्याण बहुत आराम से होगा, ठीक है। इसके बाद फिर लिखा हुआ नेक्स्ट, इंक्रीज इन रियल जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी। वही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा यानी कि रियल जीडीपी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उस देश का जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो बढ़ेगा, या किसी भी देश का जो लेवल ऑफ आउटपुट है अगर वो बढ़ेगा तो रियल जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, दिस मीन्स ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन इंप्लाइंग ग्रेटर लेवल ऑफ वेलफेयर। भाई अगर किसी भी देश में अगर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे यानी रियल जीडीपी ज़्यादा होगा,
यानी अवेलेबिलिटी आप पर पर्सन अगर वो अच्छा होगा तो किसी भी देश के जो लोग होंगे, ठीक है, उनका वेलफेयर भी कैसा होगा, हाई होगा, अच्छा होगा। भाई अगर हर इंसान के पास आसानी से सारी चीज़ें अवेल हो रही हैं, इसका मतलब उस देश के जो लोगों का वेलफेयर है वो क्या है, हायर है, ग्रेटर है। ओके इसके बाद आज का जो लास्ट टॉपिक है गाइस वो पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, लिमिटेशन का मतलब होता है कमियां। ठीक है, देखो वैसे तो मैंने क्या कहा कि जो जीडीपी, अब तक आपने क्या समझा भाई, अब तक आपने क्या समझा, जीडीपी का मतलब क्या आपने समझा कि सर जीडीपी का मतलब होता है किसी भी देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पर, डोमेस्टिक टेरिटरी पर, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो जीडीपी है। दूसरी चीज, अब तक आपने इस वीडियो में यह सीखा कि अगर किसी भी देश का जीडीपी ज़्यादा है, यानी किसी भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा है, तो वहाँ के लोगों का वेलफेयर होगा। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? तो नहीं, हमेशा नहीं होता है। क्योंकि देखो अगर किसी भी चीज़ के साथ ना अच्छाई है तो उसके साथ बुराई भी होती है। यानी कोई भी चीज़ अगर उसके साथ मेरिट है तो उसके साथ मेरिट के साथ साथ डीमेरिट भी होता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी भी देश की जीडीपी अच्छी तो है लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा है सही से, उसी को बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। अगर सोशल वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहली जो लिमिटेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, पहले से ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा हो, इट इज पॉसिबल दैट विथ राइज इन जीडीपी इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में आल्सो इंक्रीजेस। भाई किसी भी देश में अगर गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो अच्छे से नहीं किया जाएगा, अगर वो इनइक्वल किया जाएगा, यानी जो अमीर हैं उनको ज़्यादा पहुंचाया जाएगा, जो गरीब हैं उनको कम पहुंचाया जाएगा, तो इससे क्या होगा भाई, गरीब तो और गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा, यानी देश में इनइक्वालिटीज आएंगी। तो यानी जिनका वेलफेयर होना चाहिए, भाई गरीबों को तो सबसे पहले चीज़ें मिलनी चाहिए, उनकी जो बेसिक नेसेसिटी हैं मान लो उनको मिल ही नहीं पा रही हैं, और गरीबों को, अमीरों को सारी चीज़ें अवेल हो जा रही हैं, तो इससे क्या होगा, क्या गरीबों का वेलफेयर हो पाएगा, गरीबों का कल्याण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वैसे जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो रहा है, यानी जो अमीर हैं उनको ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, गरीब को कम मिल रही हैं, तो इससे कभी भी जो वहाँ के लोग हैं उनका वेलफेयर नहीं हो पाएगा। तो अगर हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल तरीके से करेंगे, इक्वल नहीं करेंगे, यानी जितना गरीबों को मिलना चाहिए उतना उनको नहीं दिया जाएगा, सारा का सारा अमीरों को दे दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, कभी भी गरीबों का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे देखो लिखा है ना, दैट इज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीजेस। तो ये गैप जो है बढ़ता जाएगा, भाई अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट चेंजेस इन इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सो वेलफेयर ऑफ द पीपल मे नॉट राइज एज मच द राइज इन जीडीपी। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि जीडीपी की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के जो लोग हैं उनका वेलफेयर भी बढ़ रहा है। वेलफेयर तब बढ़ेगा जब आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सही से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं किया, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो ऐसे में क्या होगा, जो गरीब और अमीर का जो गैप है ये बढ़ता जाएगा और गरीबों का कल्याण अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये एक लिमिटेशन है, तो इसीलिए कहा जाता है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से होना चाहिए। आई होप समझ गए। दूसरा है चेंज इन प्राइसेज। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा इफ इंक्रीजेज इन जीडीपी इज ड्यू टू राइज इन प्राइसेज, यानी अगर जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन किस वजह से, प्राइसेस के बढ़ने की वजह से, एंड नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट, लेकिन देश में प्रोडक्शन तो बढ़ ही नहीं रहा, जैसा कि कहाँ होता है, नॉमिनल जीडीपी में। दे विल नॉट बी रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, तो वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होगा इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। ठीक है, ये वही बात बोल रहा जैसा कि नॉमिनल जीडीपी में होता है। नॉमिनल जीडीपी में आपने क्या देखा, जीडीपी की वैल्यू तो बढ़ रही थी लेकिन वो क्यों बढ़ रही थी, प्राइसेस के बढ़ने की वजह से, ना कि प्रोडक्शन बढ़ रहा था। ठीक है, तो अगर किसी भी देश में जीडीपी ऐसे बढ़े, यानी कि प्राइसेस के बढ़ने से जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या वो एक अच्छा इंडेक्स माना जाएगा, क्या वो रिलायबल इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि भाई चीज़ें महंगी बिकेंगी तो गरीब तो अवेल ही नहीं कर पाएगा, सिर्फ अमीर ही उसको अवेल कर पाएंगे, तो गरीबों को तो कल्याण हो ही नहीं पाएगा, गरीब तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। इसके बाद थर्ड लिमिटेशन है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा मेनी एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी आर नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, यानी बहुत सारी
ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं इकोनॉमी में जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते। और आपको पता होगा, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, आपको वहां बताया जाता होगा कि हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो ह्यूमैनिटीज के हैं, वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, डोंट वरी। तो कहने का मतलब, जैसे आपने देखा होगा बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हम किसी भी कमोडिटी के बदले कमोडिटी को एक्सचेंज करते थे। जैसे मान लीजिए हमने किसी लेबर से काम कराया, अब उस लेबर को से काम कराने के बदले में उसको पैसा नहीं देते थे, कोई अनाज दे देते थे, मतलब कोई भी चीज़ काइंड में देते थे, पैसे में नहीं देते थे। तो जब हम कोई भी चीज़ काइंड में देते हैं ना, तो उसको हम मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं हमको पता होती है। तो जब वैल्यू नहीं पता होगी तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और जब रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो वो जीडीपी में शामिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं इकोनॉमी में जो मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं किए जा सकते, मतलब उनकी कोई मनी वैल्यू नहीं होती। और आगे लिखा हो एग्जांपल नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, जैसे कि लाइक सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ। भाई किसी भी घर में जो हाउस वाइफ होती हैं वो अपना काम तो करती हैं, लेकिन क्या वो जो काम कर रही हैं, जो खाना बना रही हैं या जो कपड़े धुल रही हैं, जितना भी काम करती हैं वो मतलब अपनी सर्विसेज तो देती हैं, लेकिन क्या उनकी सर्विसेज को की कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है? कि कोई भी महिला घर में कितने रुपए का खाना बना रही है, ठीक है। कोई भी महिला मतलब जो भी काम कर रही है अपने घर में, उसके क्या कोई मॉनेटरी वैल्यू है? उसको आप मनी में मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आगे लिखा हुआ किचन गार्डनिंग, अब वो किचन में गार्डनिंग कर रही हैं, तो क्या इस बात को मनी में मेजर किया जा सकता है? नहीं, लेकिन वो सर्विस तो दे रही है ना इकोनॉमी में, ठीक है। तो कुल मिला के आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, इसको हम जीडीपी में इंक्लूड भी नहीं कर पाते। तो जब जीडीपी में इंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे तो देखो आगे लिखा हुआ ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, क्योंकि डेटा नहीं होता हमारे पास। हाउएवर सच एक्टिविटी इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक वेलफेयर, जो कि इकोनॉमिक वेलफेयर को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। ये भी भाई सुनो, ध्यान से सुनो, वो सारी एक्टिविटीज, ठीक है, जिसको आप मॉनेटरी टर्म में यानी कि जिसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि वो भी सर्विस होती है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। लेकिन कोई हमारे पास उसका डेटा नहीं होता कि कोई भी महिला किचन में कितना काम कर रही है, उसको क्या हम मनी में मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन वो सर्विस तो दे रही है ना। तो क्योंकि अब इसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको जीडीपी में शामिल भी नहीं करते, ओके। तो ये भी एक लिमिटेशन है किसका? वेलफेयर का, ठीक है, जीडीपी का। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नलिटीज, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब क्या होता है। देखो एक लाइन में मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, जो हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करे या फिर हमें हार्म प्रोवाइड करे, मतलब नुकसान दे, और उसके लिए हम कुछ भी पेड नहीं करते हैं, उसे बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज़। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नलिटीज़ रिफर्स टू बेनिफिट्स, यानी वो बेनिफिट्स या फिर हार्म्स, यानी वो नुकसान ऑफ एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी की वजह से, कॉज्ड बाई अ फर्म, ठीक है, जो एक फर्म के द्वारा प्रभावित किया जाता है, आर एन इंडिविजुअल, या किसी इंडिविजुअल को प्रभावित करता है, फॉर विच दे आर नॉट पेड आर पेनल्टीज, ठीक है, और जिसके लिए वो कुछ भी पेड भी नहीं करता, ना कोई पेनल्टी देता है। एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन बेनिफिट्स टू अदर्स आर टर्म एज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, यानी कोई भी ऐसा बाहरी फैक्टर जिससे आपको बेनिफिट मिलता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। फिर से सुनो क्या कहा मैंने, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, जो कि आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। एंड एक्टिविटीज इन हार्म्स टू अदर्स आर टर्म्ड एज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। और अगर कोई भी ऐसा बाहरी फैक्टर जो दूसरे से आपको प्रभावित, जो दूसरों से आपको मिला और वो आपको नुकसान दे, ठीक है, आपके लिए हार्मफुल हो, तो उसको नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल एंड इम्पैक्ट ऑफ निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, यानी अगर कोई निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे देखो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल प्लांट्स। अब जितनी भी इंडस्ट्री है, जैसे दिल्ली में देख लो, वहाँ पे क्या होता है, जो इंडस्ट्री वगैरह हैं, जो फैक्ट्री वगैरह, वहाँ से कितना पोल्यूशन होता है। तो सच पोल्यूशन रिड्यूसेस द वेलफेयर थ्रू निगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ, जो कि वो क्या करता है, लोगों की हेल्थ पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लोगों का हेल्थ अगर डाउन होगा तो एक तरीके से उनका क्या सोशल हो पा रहा है, वेलफेयर हो पा रहा है, अच्छा वेलफेयर हो रहा है, नहीं, निगेटिव तरीके से उनका वेलफेयर हो रहा है, यानी उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। इसके बाद अगर हम बात करें
एग्जाम्पल एंड इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, तो लिखो इज अ पब्लिक पार्क्स। जैसे मान लो गवर्नमेंट कोई पब्लिक पार्क बनवा दी, तो वहाँ आप जाके घूमते हो, आपको मजा आता है, लेकिन क्या उसके लिए आप कोई पैसा देते हो? कुछ भी नहीं देते हो। तो वही लिखा पब्लिक पार्क्स बाय द पीपल फॉर प्लेजर, मतलब प्लेजर के लिए लोग वहाँ जाते हैं, फॉर विच नो पेमेंट आर मेड बाय द पब्लिक, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ भी पेमेंट नहीं किया जाता। इट इंक्रीजेज वेलफेयर थ्रू पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ, और ये लोगों के लिए क्या होता है? कल्याण का काम करता है, मतलब वेलफेयर का काम करता है, और वो भी किस वे में? पॉजिटिव वे में। यानी आप अगर मान लो किसी पार्क में जाते हैं डेली या इवनिंग में या सुबह में वॉक करने, तो उससे क्या होगा? आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो एक पॉजिटिव इफेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जो पोल्यूशन होता है इंडस्ट्री में, वहाँ पे जो लोग रहते हैं तो उनको भी प्रभावित करता है, लेकिन किस वे में? निगेटिव वे में, यानी उनकी हेल्थ पे क्या प्रभाव डालता है? गलत तरीके से, यानी नुकसान करता है उनके लिए। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो कोई भी बाहरी, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए और उसके लिए हम कोई भी पेमेंट ना करें, और वो भी वो जो बेनिफिट है वो हमको पॉजिटिव वे में दे, तो उसको हम बोलते हैं क्या? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। और इन जो निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती है, उसका मतलब होता है कि अगर कोई भी ऐसा बाहरी फैक्टर जो हमें मिल रहा है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, और नेगेटिव तरीके से आ रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। तो आई होप गाइस आज की ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है, तो सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 1 से 2 बार देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, अपना पूरा 100% दिया है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी पॉइंट को रिलेटेड, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो करेंगे गाइस। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।